एक बाबा हैं जो लगातार खबरों में बने हैं, एक बाबा हैं जो लगातार विवादों में घिरे हैं, कभी बयान की वजह से तो कभी भूत प्रेत की बातों की वजह से। व्यक्तिगत विवाद कम नहीं थे, अब मामले में उनके छोटे भाई की भी एंट्री हो गई है। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। मुझे लगता है आप लोग मेरा इशारा भी समझ गए होंगे। हम बागेश्वर वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई पर SC/ST एक्ट में केस दर्ज हुआ है। उस FIR में कमी क्या है, अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, इसी को केंद्र में रखकर लल्लन टॉप शो में आज बात पुलिस, पॉलिटिक्स और धर्म के नेक्सस पर। बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, शायद आपने देखा भी होगा। अगर नहीं देखा है तो अभी आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो में एक व्यक्ति शादी समारोह में कट्टा लहराते हुए मारने की धमकी दे रहा है। उसके दूसरे हाथ में सिगरेट है। वीडियो वायरल हुआ तो पता लगा ये व्यक्ति बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का छोटा भाई शालिग्राम शास्त्री है। मामले की तारीख नोट करिए, 11 फरवरी। आरोप लगा कि एक दलित परिवार के शादी समारोह में देसी कट्टा लहराकर गाली गलौज की गई, कट्टा सटाकर जान से मारने की धमकी दी गई। वीडियो वायरल हो गया, सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जाने लगे। तब जाकर 20 फरवरी यानी 9 दिन बाद धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग पर FIR दर्ज कर ली गई है। पीड़ित की शिकायत के बाद उस पर SC/ST एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं। दर्शक जानते होंगे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जुड़ाव MP के छतरपुर जिले के गढ़ा नाम के गांव से है। वो गांव जिले के बमीठा थाना क्षेत्र में आता है। यहाँ के गढ़ा गांव के रहने वाले लोग शालिग्राम को छोटे महाराज के नाम से जानते हैं। उस पर घटना से जुड़ी FIR के मुताबिक SC/ST एक्ट के अलावा शालिग्राम पर IPC की धारा 294, धारा 323, 506 और 427 लगाई गई है। FIR बमीठा थाना प्रभारी परमदास दिवाकर ने दर्ज कराई है और जांच अधिकारी यानी IO भी वही है। FIR में दी तहरीर के मुताबिक पीड़ित का नाम कल्लू अहिरवार है। उन्होंने खुद को गढ़ा गांव का ही निवासी बताया है। पीड़ित के मुताबिक वो मजदूरी का काम करते हैं। तहरीर में बताया गया, 11 फरवरी को मेरी बेटी की शादी थी। शादी समारोह का टेंट घर के सामने लगा था। उसी दौरान रात करीब 12 बजे शालिग्राम उनके घर के सामने लगे टेंट में आया और गाली गलौज करने लगा। वो तेज आवाज में गाना बजाने को लेकर टोक रहा था। इस दौरान वो सिगरेट पीते हुए अपने हाथ में कट्टा लहराकर लोगों को डराने लगा। साथ ही उसने शादी समारोह में मौजूद लोगों से धक्का मुक्की भी की। 55 वर्षीय कल्लू अहिरवार ने कहा कि इस हंगामे में किसी को चोट नहीं आई। हालांकि वीडियो में आरोपी मारपीट करता साफ दिख रहा है। आरोप है कि उसने टेंट में लगी चीजों को भी नुकसान पहुंचाया। पीड़ित के मुताबिक शालिग्राम ने वहां रखी कुर्सियां तोड़ डाली और कहा अगर उसकी बात नहीं मानेंगे तो जान से मार देगा। अहिरवार ने देर से रिपोर्ट दर्ज करवाने का कारण भी बताया। कहा कि वो घर के कार्यक्रम में व्यस्त थे और शालिग्राम के डर के कारण भी शिकायत नहीं दर्ज करवा रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने पुलिस के पास जाने का फैसला किया। पीड़ित ने कहा कि उन्हें और उनके परिवार को आरोपी शालिग्राम से खतरा है। अब पूरा मामला क्या है? आज तक से जुड़े लोकेश चौरसिया की रिपोर्ट के मुताबिक उस बारात में मौजूद एक चश्मदीद ने घटना को लेकर बताया कि कल्लू अहिरवार की बेटी के शादी समारोह में बागेश्वर बाबा का छोटा भाई शालिग्राम गर्ग शराब के नशे में कट्टा लहराते हुए आया था। वो सिगरेट पीते हुए महिलाओं से अभद्रता कर रहा था और गालियां दे रहा था और कहता है राई नहीं बजेगी, इस गढ़ा गांव में बजेगा तो सिर्फ बागेश्वर धाम का गाना। अब हो सकता है कुछ समर्थक इस बात से ही इनकार कर दें कि वो बागेश्वर बाबा का भाई ही है नहीं। तो सुनिए, बीते महीने 24 जनवरी को हमने बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इंटरव्यू किया था। तब धीरेन्द्र शास्त्री ने छोटे भाई शालिग्राम गर्ग को लेकर क्या कहा, खुद सुनिए। 2 ही भाई हैं हम। अच्छा, 2 भाई, लोकेश गर्ग और आप। हमारा नाम धीरेन्द्र कृष्ण है, हमारे लघु भ्राता का नाम शालिग्राम गर्ग। शालिग्राम मतलब ये बात तो प्रमाणित है कि ये शालिग्राम गर्ग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई है। उसकी कई और भी तस्वीरें इंटरनेट पर मौजूद हैं। किसी का भाई या सगा संबंधी होना गुनाह नहीं है। बात यहाँ अपराध और अपराध की प्रवृत्ति की है और सवाल किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव की वजह से होने वाली शिथिल कार्रवाई पर है। वीडियो में साफ दिखने के बावजूद अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस पर सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि जिनके इतने बड़े पॉलिटिकल कनेक्शन हो उन पर कार्रवाई करने की हिम्मत कौन पुलिस वाला कर पाएगा। पॉलिटिकल कनेक्शन की बात कहां से आती है, अब उसे कुछ तस्वीरों के जरिए समझ लीजिए। 18 फरवरी को बागेश्वर धाम में सामूहिक कन्या विवाह समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ दिखे थे। ये एक निजी
हैसियत से सामाजिक समारोह था जिसमें प्रदेश के मुखिया शिवराज थे। ज़्यादा दिन नहीं हुए जब प्रदेश कांग्रेस के मुखिया और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने पहुंचे थे। तब ये तस्वीर चर्चा का विषय बनी थी। लोगों ने कमलनाथ और कांग्रेस की जमकर आलोचना भी की थी। दो तस्वीरों से साफ है कि सत्ता हो या फिर विपक्ष, हर कोई बाबा के शरणागत है। अब एक और महत्वपूर्ण तस्वीर पर गौर कीजिए। सोफे पर बैठे हैं धीरेन्द्र शास्त्री और जमीन पर बैठे हैं मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जिन पर सूबे की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। नरोत्तम मिश्रा के बगल में पुलिस के शीर्ष अधिकारी भी बैठे हैं। किसी के साथ किसी की भी तस्वीरें होने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में तस्वीरों के भी मायने होते हैं। सवाल यह है कि जिस व्यक्ति की कई मौके पर सत्ता पक्ष से नजदीकी देखी गई हो, क्या उसके खिलाफ किसी मामले में सरकार निष्पक्ष रह पाएगी, और क्या पुलिस पीड़ित परिवार को सुरक्षा और न्याय का आश्वासन दे पाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि वीडियो वायरल होने के बाद परिवार ने पारिवारिक सुरक्षा के चलते एफआईआर दर्ज न कराने की बात कही थी। उसके बावजूद पीड़ित परिवार को कोई सुरक्षा नहीं मिली है। अब आ जाते हैं एफआईआर के साथ हुए खेल के पहलू पर, जिसके जरिए केस को कमजोर करने का आरोप है। एफआईआर के ही मुताबिक पीड़ित ने बताया है कि शादी के दौरान शालिग्राम गर्ग हाथों में कट्टा लिए लोगों को डराता धमकाता है। वायरल वीडियो में भी शालिग्राम गर्ग को हाथों में कट्टा लहराते देखा जा सकता है। कट्टा आसान भाषा में कहें तो बिना लाइसेंस वाला हथियार। हम यहाँ कट्टा पर जोर इसलिए दे रहे हैं कि क्योंकि ये इलीगल वेपन है। इसके लिए भी कठोर धाराएं, मगर क्या वो लगाई गई? सुनिए जानकार वकील ने हमें इस बारे में क्या बताया। वीडियो से बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरीके से हथियार का लहरा कर प्रदर्शन किया गया, तो हथियार से संबंधित धाराओं का भी एफआईआर में उल्लेख होना चाहिए। और दूसरा ये कि दो खामियां समझ में आ रही हैं। पहला कि हथियार के बारे में अभी उसमें ऑफेंस नहीं दिखाया गया, और दूसरा SC/ST एक्ट कैसे अप्लाई होगा उसका इस एफआईआर में जो डिस्क्रिप्शन है वो कनेक्ट अभी नहीं दिख रहा है। इस मामले में दर्ज हुए एफआईआर में क्या गड़बड़ियां नजर आई, इस पर तो हमने बात कर ली। अब एक दूसरे गंभीर पहलू को समझिए। मामला दलित उत्पीड़न से जुड़ा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि 2018 के बरस में देश भर में 42,747 SC उत्पीड़न के मामले दर्ज हुए। 2019 में मामले और बढ़े। इस बार पूरे देश में 45,876 केस सामने आए। 2020 में आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच गया, मगर सजा कितनों को मिली? मतलब ये साल बढ़ने के साथ दलित उत्पीड़न के मामले भी बढ़े, मगर क्या उनमें आरोपियों को सजा हो पाती है? कन्विक्शन रेट क्या कहता है वो भी देख लीजिए। 2018 में 499 मामलों में सजा हुई। कन्विक्शन रेट यानी सजा की दर मात्र 1.16%। 2019 में 3,583 केस में सजा हुई, सजा की दर 7.8%। 2020 में 2,613 SC उत्पीड़न मामलों में सजा हुई, कन्विक्शन रेट मात्र 5.2%। और ऐसे ही हजारों मामले हैं जो सालों से चले आ रहे हैं। इसी श्रेणी में एक केस बागेश्वर बाबा के छोटे भाई पर भी ऐड हो गया है। सवाल है कि दलित उत्पीड़न के मामलों में कन्विक्शन रेट इतना कम क्यों है? एक्सपर्ट ने हमें 4 वजहें बताई। देखिए, इसके 4 बड़े कारण हैं। पहला बड़ा कारण ये है कि बहुत बड़ी संख्या में झूठी शिकायतें दर्ज होती हैं। लोग अपनी छोटी जगहों पर दुश्मनी के लिए इस तरीके के अपराध दर्ज करा देते हैं। फ्रिवलेस केसेस होते हैं जो संसद में भी बात आई सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने बात आई, और उसको नकारने का कोई मतलब नहीं है। पहला ये कारण है। दूसरा ये कारण है कि जो प्रोसिक्यूशन है, तो जो सामने दबंग लोग हैं उनके पास अपना जो उनका सुरक्षा के लिए जो बड़े बड़े वकील होते हैं, उनके सामने जो प्रोसिक्यूशन है वो प्रोसिक्यूशन उतना प्रभावी नहीं हो पाता है। तो जो सरकारी जो एजेंसीज उसमें जो प्रोसिक्यूशन का काम करती हैं। तीसरी बड़ी बात यह है कि लंबे समय तक मुकदमा चलने से एविडेंस जो है वो एविडेंस डाइल्यूट हो जाते हैं, विटनेस नहीं सामने आते हैं। और चौथे नंबर पर कई बार लोग आपस में ही रजामंदी करके या लेन देन करके मुकदमे को रफा दफा कर लेते हैं, तो जो कंप्लेनेंट होता है उसको भी कोई रुचि नहीं होती है और मुकदमे खत्म हो जाते हैं। इन वजहों से ये कन्विक्शन रेट में और जो रजिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा फासला है। और ये भी दर्शाता है कि मुकदमे दर्ज कराना आसान है, उन्हें कानून के अनुसार लॉजिकल एंड पे ले जाना, सजा दिलाना मुश्किल काम है। ये मुकदमों की पेंडेंसी एक राष्ट्रव्यापी समस्या है, राष्ट्रव्यापी देशव्यापी कैंसर है।
और वो चाहे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के मामले हों, चाहे SC/ST के मामले हों, या महिला उत्पीड़न के मामले हों, या नेताओं से जुड़े सांसदों और विधायकों के मामले हों, इन सारे मामलों में एक समयबद्ध तरीके से एक जो निर्णय होना चाहिए कानून के अनुसार वो नहीं हो रहे हैं। इसीलिए भारत में जो आपराधिक फौजदारी के मामले हैं वो दो तरीके की विकृति के शिकार हैं। पहली विकृति ये है कि ऐसे मामलों में शुरुआत में जिनको अरेस्ट हो जाते हैं, जमानत नहीं मिलती है या जेल हो जाती है या अंडर ट्रायल होते हैं, वो अपने आप में ही सबसे बड़ी सजा होती है। और दूसरा ये है कि जिन लोगों को शुरू में ही जमानत मिल जाती है और उनके खिलाफ अरेस्ट नहीं होते हैं, वो लंबा मुकदमा लड़ करके छूट जाते हैं। नहीं छूट, ट्रायल कोर्ट से नहीं छूटेंगे तो हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से। और प्रोसिक्यूशन से जुड़े जो लोग होते हैं तो उनके ऊपर जो अपराध से पीड़ित हैं वो इतने कमजोर होते हैं कि मुकदमे को वो बहुत लंबे लड़ाई करने में सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए एक आपराधिक व्यवस्था में न्यायिक प्रणाली से लोगों का भरोसा भी काफी कम हो गया है। इसकी वजह से दुश्मनी बढ़ती है, इसकी वजह से लोग प्राइवेट रिवेंज लेते हैं, इसकी वजह से पुलिस का भ्रष्टाचार बढ़ता है और इसकी वजह से बहुत सारे समाज में विकृतियां पैदा हो रही हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। तो ऐसी स्थिति में सवाल है कि क्या सालिग्राम गर्ग के केस में कोई ठोस कार्रवाई हो पाएगी। और ये पहली दफा नहीं है कि जब बागेश्वर धाम से जुड़े लोगों पर आरोप लगे हों। 12 दिन पहले दैनिक भास्कर में छपी योगेश पांडे और संतोष सिंह की रिपोर्ट में पार्किंग को लेकर लोकेश गर्ग सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। लोकेश गर्ग बागेश्वर बाबा का चचेरा भाई है। रिपोर्ट के मुताबिक गढ़ाधाम में ऑटो और ई रिक्शा की संख्या इतनी ज्यादा है कि सड़क पर पैदल चलने के लिए जगह ही नहीं मिलती। ऑटो वालों को कहना है कि कम से कम 500 ऑटो और ई रिक्शा हाईवे से यात्रियों को गढ़ा गांव तक लाते हैं। किराया 20 रुपये प्रति सवारी है और हर चक्कर पर ऑटो वालों को पार्किंग चार्ज के नाम पर 20 रुपये देने पड़ते हैं। एक ऑटो वाला कम से कम 10 चक्कर लगाता है तो उसे 200 रुपये पार्किंग के देने पड़ते हैं। ऑटो वाले इससे नाराज हैं और उनका कहना है कि दिन भर में एक बार पार्किंग चार्ज लिया जाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ गाड़ियाँ और बसें ही पहुँचती हैं। अनुमान के मुताबिक एक दिन में पार्किंग से ही 50,000 से 1 लाख तक की वसूली होती है। ग्राम पंचायत ने पार्किंग के ठेके के लिए टेंडर निकाला था जिसका बेस प्राइस 10 लाख था। भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक धीरेन्द्र शास्त्री के चचेरे भाई लोकेश गर्ग ने इसे 33.18 लाख रुपए में ले लिया। पार्किंग की बोली में 12 ठेकेदारों ने हिस्सा लिया था। सभी ने पार्किंग के लिए निर्धारित 10% राशि जमा करने के लिए बोली में हिस्सा लिया था। बोली पंचायत की निर्धारित राशि से 3 गुना राशि तक पहुंच गई। इसमें सबसे ज्यादा बोली लोकेश गर्ग ने लगाकर पार्किंग का ठेका ले लिया, लेकिन आरोप है कि अब वो वाहन चालकों से पार्किंग के ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं। भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, सरकारी रिकॉर्ड में मंदिर से सटे खसरा नंबर 4852, 482, 483 और 428 की जमीन राजनगर तहसील के सरकारी रिकॉर्ड में शमशान, तालाब और पहाड़ के रूप में दर्ज है। स्थानीय लोग धीरेन्द्र शास्त्री और उनके सेवादारों पर तालाब पाटकर निर्माण कराने का आरोप लगा रहे हैं। शमशान में शव जलाने पर रोक लगा दी गई। खसरा नंबर 428 की 1/121 हेक्टेयर शमशान में दर्ज है, लेकिन यहाँ 12 दुकानें बनाकर किराए पर दे दी गई हैं। प्रशासन इसे अब तक खाली नहीं करा पाया है। इस पर हमारी टीम ने धीरेन्द्र शास्त्री से इंटरव्यू के दौरान सवाल किया था। सुनिए उस वक्त उन्होंने क्या जवाब दिया। ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि गढ़ा पंचायत ने 12 लाख की राशि से एक सामुदायिक भवन बनाया था जिस पर कब्जा किया गया और उसे धाम का नाम दिया गया। इस बारे में आपका क्या कहना है? बागेश्वर धाम का देखो, हमारे यहाँ कोई कब्जा नहीं है और क्योंकि पूरा दरबार सुनिए हमारी खसरा नंबर आया है बागेश्वर धाम से खसरा नंबर 482/85/2, 482, 483, 428 ये राजनगर तहसील के सरकारी रिकॉर्ड में श्मशान है, तालाब है, पहाड़ के रूप में दर्ज है। और यहाँ इल्ज़ाम है कि आपके सेवादार तालाब को पाट करके दुकानें बना रहे हैं, निर्माण जोरों से चालू है, जबकि तहसीलदार नोटिस एक बार दे चुके हैं। वहाँ के लोगों का ये भी इल्ज़ाम है कि सरकारी संपत्ति पे जो टपरे बने हुए थे और सरकारी संपत्ति पे धाम के भी कुछ निर्माण हैं, लेकिन सिर्फ टपरे तोड़े गए क्योंकि पार्किंग बनने वाली है। वहाँ सरकार अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। कलेक्टर की समिति है, कलेक्टर की देखरेख है। कलेक्टर वहाँ पर भीड़ भाड़ के भगदड़ ना मच जाए उसके लिए पार्किंग बना रही है। उसकी ग्राम पंचायत उगावनी कर रही है। लोगों को रात को चाहिए TRP, वो मिलेगी बागेश्वर धाम के नाम से जोड़ने से। नहीं, हमारी पूरी बात निजी पूरी बात भूस्वामियों का ये कहना है क्या कोई निजी उन पे कोई क्या निजी व्यक्ति पार्किंग चला सकता है इस भारत में?
वहाँ क्या निजी कानून लोगों व्यवस्था का नहीं कहना है? है कि उन्होंने क्या भारत में कानून व्यवस्था जो नहीं है? खसरा, मैं आपको खसरा पढ़ तीसरी दूंगा, बात, सुनो कि ठीक बात है। क्या कानून व्यवस्था नहीं है भारत में? ये देखिए, है? अब ये खसरा क्या नंबर हमारे जिले में 229 कानून जो नहीं है सर, वो क्या 15 हम लोगों पर- की निजी स्वामित्व की जमीन है, जिसके बारे में भी उनका कहना है कि उन पे दबाव है कि वो धाम से जुड़े लोगों को बेचें, जिनमें से एक व्यक्ति ने कुछ दिन पहले बेची। इस पर आपका क्या कहना है? निजी जमीन की बात कर रहा हूं मैं, सरकारी। कोई निजी जमीन का हमारा कोई मैटर ही नहीं है, हम किसी के पास जाते नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि प्रशासन अपना काम कर रहा है। इन मामलों से जुड़ी शिकायत बीजेपी के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति भी कर चुके हैं। छतरपुर जिले के ही चंदला सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति कहते हैं कि वो इस मामले में एसपी कलेक्टर को पक्षकार बनाते हुए कोर्ट में खड़ा करेंगे। उनका आरोप है कि प्रशासन बागेश्वर बाबा पर कोई भी कार्रवाई करने से बचता है। दिलचस्प ये भी है कि जिस बीजेपी के बड़े बड़े नेता बाबा के दरबार में दरी पर नजर आते हैं, उसी बीजेपी से विधायक रह चुके आरडी प्रजापति बाबा का विरोध करते हैं। राजनीति का खेल तो राजनीति जाने, मगर सवाल यहाँ कानून का, और संविधान की नज़र में कानून से बड़ा कोई नहीं है। वो चाहे कोई प्रभावशाली बाबा हो या राजनेता या उनका कोई रिश्तेदार, अगर कानून का उल्लंघन हुआ है तो न्याय संगत कार्रवाई भी होनी चाहिए। धर्म की आड़ में अपराध को प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।